खासतौर पर गरीब लोगों से, मिडिल क्लास के लोगों से, युवाओं से, बेटियों से और माँ से, बहनों से आपने बहुत उम्मीद हमसे की है। मैं किसी उम्मीद को कम नहीं हूँ। जब लॉकडाउन लगा था तो बिहार के जो प्रवासी मजदूर थे उन तमाम लोगों को उन्होंने पैसे बांटे थे। तो मुझे लगता है कि इस वजह से भी जो है इलेक्शन कमीशन पर नजरें गड़ाए रहा होगा और ये उनकी जो है व्यक्तित्व में ही ये बात शामिल है कि वो जहाँ जाते हैं लोगों को पैसे बांटते रहते। तो मुझे लगता है कि चुनाव के समय भी उन्होंने यही सारा काम किया होगा। और जाहिर सी बात है कि ईवीएम की डमी का लेकर जहाँ तक सवाल है तो ईवीएम की डमी वाली बात जो है कोई नई बात नहीं है। बिहार में चुनाव प्रचार प्रसार का ऐसा माहौल होता है कि वहाँ पर लगभग हर प्रत्याशी जो है ईवीएम का डमी बनवाता है और वो जो उस तरीके के लोग होते हैं जो है गांव देहात के लोग होते हैं उनको पूरे के पूरे ईवीएम को समझाने के लिए उस डमी का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बिहार में पूर्णिया सीट पर इस वक्त सियासत काफी तेज है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान की प्रक्रिया आज ही शुरू हुई है और मतदान होने से ठीक पहले पूर्णिया सीट पर सियासी माहौल गर्मा चुका है। दरअसल आपको बता दें कि ईवीएम का मुद्दा एक बार फिर से माहौल को गर्माता हुआ नजर आया। जब निर्दलीय तौर पर उतरते हुए नजर आए हैं पप्पू यादव तो उनके समर्थक कहीं ना कहीं उन्हें जीत दिलाने के लिए ईवीएम का सहारा लेते हुए नजर आए हैं। ईवीएम के डमी के साथ वह पकड़े गए हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तकरीबन 11 समर्थक हैं और ऐसे में देखा जाए तो पप्पू यादव की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। दरअसल आपको बता दें कि जहां एक तरफ वोटिंग शुरू होने वाली थी वहीं उससे पहले ही पप्पू यादव की मुश्किलें बढ़ गई। ना सिर्फ आज ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई बल्कि बीते कल विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे पप्पू यादव जब उन पर आरोप लगा पैसे बांटने का। और ऐसे में पप्पू यादव साफ सफाई तक देते हुए नजर आए हैं। सोशल मीडिया पर लाइव आकर उन्होंने जिस तरह से अपने दर्द को बयां किया, सुनिए जरा पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा। मेरी सारी जायदाद ले ली मेरे परिवार को, मेरा शरीर सिर्फ आपका है और ये रहेगा। मैं 2-3 बात कहना चाहूंगा, खासतौर पर गरीब लोगों से, मिडिल क्लास के लोगों से, युवाओं से, बेटियों से और माँ से, बहनों से आपने बहुत उम्मीद हमसे की है। मैं किसी उम्मीद को कम नहीं होने दूंगा। अब 4 जून के बाद देखिएगा, दुनिया देखेगी पूर्णिया को, पप्पू यादव को, सीमांचल को, कोसी को। महाभारत का स्क्रिप्ट तो किसी ने लिखा है, उस महाभारत को नए सिरे से जनता का महाभारत मैं बनाऊंगा। जनता कैसे भगवान होता है ये मैं बताऊंगा। लड़ाई आर पार होगी, साफ है। और सिर्फ आपके लिए। मैं जितना दिन जीऊंगा मुझे नहीं लगता लगातार जो साजिश चल रही है मेरे खिलाफ, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आए, उन्हें लाया गया। हमारे अजीज भाई नीतीश कुमार जी रोड शो तक किए, कई बार आए। जिनको मैंने सबसे ज़्यादा सम्मान दिया, जिसकी इज्जत की, लालू यादव जी, जिनको विपक्ष का नेता बनाया, मुख्यमंत्री बनाने में साथ रहे, हर संकट में साथ रहे। उसने तो मेरी जिंदगी तबाह करने में उनके छोटे साहब, राजा साहब, ठीक है वो राजा हैं, वो महाराजा हैं, जादवों ने उन्हें बहुत सम्मान दिया, गरीबों ने भी लालू यादव को बहुत सम्मान दिया और सबसे ज्यादा सम्मान उनको मुसलमानों ने और गरीबों ने। वो विश्वास अभी हम पर नहीं हो पाया, जबकि दुनिया में इतिहास नहीं होगा कि कोई पप्पू यादव जैसा मदद और सेवा कर सकता हो। हम 7 महीने से लगभग नहीं सोए। चुनाव में आज लगभग 17वां दिन है मेरा नहीं सोना, मेरी आंखें नहीं झेपी गई। मैं मेंटली कितना टॉर्चर हुआ हूँ इसका अंदाजा कीजिए। 50-50 MLA, MLC,
और अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए नहीं, सिर्फ जदयू को जिताने के लिए। आप सोचिएगा, जब वो खुद ही कैंडिडेट के सामने बोल रहे हो इनको नहीं दो तो उनको दे दो, एक जगह नहीं बोले, जानकी नगर में भी बोले, याद होगा, हमेशा बोले। लास्ट में तो उन्होंने यहां तक कह दी एक ही चुनाव नहीं ना है, आगे देखेंगे। लास्ट में तो उन्होंने सजायाफ्ता अपराधियों का सहारा तक ले लिया। मुझको जिस तरीके से मां बहन की गाली दी गई, मैं बिहार की जनता से पूछना चाहता हूं, क्या ये सही है? मेरी मां बहन को गाली दिलवाया गया, हमको कहा गया कि कोई भवन में ढुक के गोली मार देंगे। तुम छोटे साहब से लड़ते हो, नाम लिया गया विपक्ष के नेता, उससे लड़ने की हिम्मत करोगे तो मरोगे। लगता है कि साजिश नहीं होगी, चलिए मरना होगा तो मर जाएंगे। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, कल आपके मां बहन को गाली देता तो आप क्या करते? मैंने एसपी साहब से कहा है कि गुस्सा पूरे बिहार में है, उनको सुरक्षा दे दीजिए या उनको कहीं जेल में रख दीजिए। ये साजिश भी हो सकती है राजा साहब की कि इस तरह की गाली दिलवा करके और उसको किसी से मरवा के पप्पू यादव को फिर इन्वॉल्व कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। मुझको गाली तो छोड़ो, 10 जूते भी मारेंगे ना, मैं जवाब नहीं दूंगा। पब्लिक को कोई आंख दिखाएगा तो मैं मर जाऊंगा। मुझको 10 जूता भी मारेगा तो चुपचाप रहूंगा। यही चाहते हैं ना मेरे फॉलोअर और बिहार और देश की जनता, रहूंगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, शुरू से लेकर आज तक मैं कांग्रेस के वर्कर को थैंक्स देना चाहूंगा और कांग्रेस के राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी, उनकी ब्लेसिंग अंतिम दिन तक मेरे साथ है। मैं बीजेपी के वोटर्स को थैंक्स देना चाहूंगा जो नरेंद्र मोदी के नाम पर फूल छाप को वोट देते थे। उनका आशीर्वाद मुझे मिला और है। मैं आरजेडी के वोटर्स वर्कर को थैंक्स देना चाहूंगा कि आप कोसी सीमांचल से सब कुछ छोड़ के मेरे लिए आप यहां लगे रहे। सोचिएगा, मैं आपके अलावे किसी का नहीं हूं। जिस तरह से पप्पू यादव यहां पर सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में यहां पर सवाल लेना चाहेंगे अबरार से। अबरार, जिस तरह से पप्पू यादव कहते हैं कि पूर्णिया मेरी मां के समान है, मां के समान मैंने उन्हें माना है और पूर्णिया सीट पर मैं जीत हासिल करके रहूंगा, चाहे उनके सामने कोई भी आ जाए। जैसे कि बीमा भारती राजद की तरफ से प्रत्याशी हैं, जेडीयू की तरफ से संतोष कुशवाहा हैं। लेकिन पप्पू यादव पर आरोप लग जाना पैसे बांटने का, उनके पास नोटों से भरा सूटकेस मिला, दूसरी तरफ उनके समर्थक ईवीएम के डमी के साथ पकड़े जा रहे हैं, उनकी थार गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। ऐसे में पप्पू यादव का सफाई दे देना, पप्पू यादव को कितना सही मानते हैं आप? देखिए, पप्पू यादव जाहिर सी बात है कि पैसे बांटने के लिए ही मशहूर है। वो जब बिहार में बाढ़ की स्थिति पैदा हुई थी, जब लॉकडाउन लगा था, तो बिहार के जो प्रवासी मजदूर थे उन तमाम लोगों को उन्होंने पैसे बांटे थे। तो मुझे लगता है कि इस वजह से भी जो है इलेक्शन कमीशन पर नजरें गड़ाए रहा होगा और ये उनकी जो है व्यक्तित्व में ही ये बात शामिल है कि वो जहाँ जाते हैं लोगों को पैसे बांटते रहते। तो मुझे लगता है कि चुनाव के समय भी उन्होंने यही सारा काम किया होगा। और जाहिर सी बात है कि ईवीएम की डमी का लेकर जहाँ तक सवाल है, तो ईवीएम की डमी वाली बात जो है कोई नई बात नहीं है। बिहार में चुनाव प्रचार प्रसार का ऐसा माहौल होता है कि वहाँ पर लगभग हर प्रत्याशी जो है ईवीएम का डमी बनवाता है और वो जो उस तरीके के लोग होते हैं जो है गांव देहात के लोग होते हैं, उनको पूरे के पूरे ईवीएम को समझाने के लिए उस डमी का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सवाल ये कि आखिरकार जब प्रचार प्रसार बंद हो गए तो उसके बावजूद भी वो सारी चीज़ें उनके पास क्यों मौजूद थी। तो ये बिल्कुल एक जांच का विषय है और
मुझे लगता है कि कानून व्यवस्था और भी ज़्यादा चाको चौबंद करने की ज़रूरत है। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो पप्पू यादव के लिए या पप्पू यादव को लेकर के इतनी सारी जो चर्चा चल रही है वो उनके पक्ष में कितना जा पाएगा, ये बड़ा सवाल है। हालांकि आरजेडी और इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं बीमा भारती, उनको हरा पाना पप्पू यादव के लिए इस बार इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि पूरा का पूरा आप कह सकते हैं कि विपक्ष उनके साथ खड़ा है, बीमा भारती के साथ खड़ा है। और ख़ास तौर से जो मुस्लिम फैक्टर है वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की वजह से, आरजेडी की वजह से बीमा भारती को वोट करता हुआ नजर आए। वाकई अब यही देखना होगा कि पप्पू यादव इस सीट से जीत हासिल कर पाएंगे या फिर नहीं। मतदान की प्रक्रिया तो शुरू हो चुकी है, सुबह से ही मतदान चल रहे हैं और ऐसे में 4 जून को जब नतीजे सामने आएंगे तो सवाल यही बन जाते हैं कि पप्पू यादव क्या वाकई में इस सीट से बाजी मार जाएंगे इस बार भी या नहीं। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।